Hey there, welcome to another episode of Coding with Codecat. This is Ravi. आज के सेशन में we are going to explore core data. जो कोड आज के सेशन में यूज होगा वो ऑलरेडी GitHub और Google Drive पे अवेलेबल है. And if you need the code, what you can do is check the video description, click on the link and download the code for you. Now, before we begin with this session, if you like the work that I'm doing, if you're learning something from my videos, then please do subscribe to the channel and share it with your iOS group. That being said, let's begin our today's session. In most of the cases, mobile apps को इंटरनेट से कनेक्टेड रहना पड़ता है to request data from the server and to receive a response back and even for push notifications. बट एक यूजर हमेशा तो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रह सकता, तो जब यूजर का मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहता है तब कुछ मोबाइल ऐप्स एक अलर्ट दिखाते हैं विच इज नो इंटरनेट कनेक्शन. इट बेसिकली इज एन इंडिकेशन टू द यूजर की बॉस इंटरनेट नहीं है, एप्लीकेशन काम नहीं करेगा. लेकिन कुछ ऐसे भी ऐप्स हैं जो इंटरनेट के बिना भी यूजर को बेसिक फंक्शनैलिटी करने देते हैं. टेक व्हाट्सएप फॉर एग्जाम्पल. अगर आप आपके मोबाइल का डेटा या वाईफाई बंद कर दो, आप तब भी अपने फ्रेंड्स या ग्रुप में मैसेज सेंड कर सकते हो. फर्क इतना है कि वो मैसेज आपके फ्रेंड को नहीं मिलेगा बिकॉज योर मोबाइल हैज नो इंटरनेट. लेकिन जब आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट होगा तब इमीडिएटली वो सारे मैसेजेस आपके फ्रेंड को डिलीवर हो जाते हैं. तो ये कहना सही होगा कि जब आपका फोन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था तब आपने जो मैसेज आपके फ्रेंड को सेंड किया, व्हाट्सएप ने उन सारे मैसेजेस को कहीं पे स्टोर करके रखा और इंटरनेट आते ही उन मैसेज को सेंड कर दिया. इस टेक्निक को ऑफलाइन डेटा स्टोरेज या ऑफलाइन मोड कहा जाता है, विच सिंपली मीन्स कि अगर इंटरनेट नहीं है तो मोबाइल में ही डेटा सेव करके रखो और इंटरनेट आते ही उस सेव्ड डेटा को सर्वर पे सेंड करो. ये तो हुआ एक सिनारियो. ऐसे बहुत से सिनारियो हैं जहां आप लोकल स्टोरेज का यूज कर सकते हो और इंटरनेट न होने पर यूजर को बेसिक ऑपरेशन अलाउ कर सकते हो. कुछ एप्लीकेशंस जैसे टू डू लिस्ट या वर्कआउट ट्रैकर हैं जो सिर्फ लोकल स्टोरेज का यूज करते हैं और ऐसे एप्लीकेशंस को उनका डेटा सर्वर पे सेंड नहीं करना होता है, तो इंटरनेट के होने या न होने से ऐसे ऐप्स को कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट्स फोकस ऑन द वर्ड लोकल स्टोरेज. डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हो जो बाद में आप सर्वर के साथ शेयर करोगे या नहीं भी कर सकते हो. एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स आपका एप्लीकेशन उस डेटा के साथ करना क्या चाहता है. अब ये बात तो फिक्स है कि आपको डेटा सेव करना है ताकि वक्त आने पे आप उस डेटा का यूज कर सको. बट आप डेटा सेव कैसे करोगे और क्या यूज करोगे उस डेटा को सेव करने के लिए? डेटा को सेव करने से भी पहले आपको ये समझना होगा कि जो आप डेटा सेव करने जा रहे हो वो कौन सी कैटेगरी में आता है. बिकॉज देर आर टू कैटेगरीज. पहला, स्मॉल डेटा सेट, यानी मुझे लोकली 3 या 4 वैल्यूज ही स्टोर करना है. दूसरा, लार्ज डेटा सेट, यानी सर्वर से आपको बहुत सारे डेटा आ रहा है और आपको ये पूरा रिकॉर्ड स्टोर करना है. iOS में बहुत सारे तरीके हैं जिसे यूज करके आप डेटा को लोकली स्टोर कर सकते हो, जैसे कि प्रॉपर्टी लिस्ट, यूजर डिफॉल्ट, SQLite, कोर डेटा एंड की चेन. बट इनमें से आप कौन सा अप्रोच चूज करोगे शुड डिपेंड अपॉन द कैटेगरी ऑफ योर डेटा. लेट्स से अगर आपको सर्वर से यूजर आईडी मिल रहा है और इस यूजर आईडी को आपको हर बार यूज करना है, तो ऐसे स्मॉल डेटा सेट के लिए यूजर डिफॉल्ट शुड बी योर फर्स्ट चॉइस. कोर डेटा एंड SQLite जैसे टूल्स तब यूज करो जब आपको आपके एप्लीकेशन में लार्ज डेटा सेट स्टोर करना है. 1 या 2 वैल्यू स्टोर करने के लिए भी अगर आप SQLite या कोर डेटा जैसे टूल्स का यूज कर रहे हो देन यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर कोड. रिमेंबर, इन प्रोग्रामिंग द गोल इज टू मेक थिंग्स सिंपल एंड नॉट कॉम्प्लेक्स. दैट बीइंग सेड, लेट्स एक्सप्लोर कोर डेटा. कोर डेटा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और आने वाले सेशंस में हम इसे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे. वन थिंग दैट आई हियर डेवलपर्स सेइंग ऑल द टाइम इज दैट कोर डेटा एक डेटाबेस है. वेल, इट्स नॉट अ डेटाबेस. कोर डेटा इज अ फ्रेमवर्क, एज यू कैन ऑल्सो सी इन एप्पल्स डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन. देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड दैट कम्स अप जब आप कोर डेटा के बारे में रीड करते हो, विच इज ऑब्जेक्ट ग्राफ. एंड ऑब्जेक्ट ग्राफ इज अ टॉपिक विच आई विल कवर इन अ सेपरेट वीडियो. एप्पल ने बहुत ही स्मार्ट फ्रेमवर्क बनाया जिससे हम डेवलपर्स का काम बहुत ही इजी हो जाता है टू स्टोर डेटा. एंड नॉट ओनली दैट, एप्पल ने कोर डेटा के डॉक्यूमेंटेशन में ये स्पेसिफिकली कहा है कि अगर आप कोर डेटा यूज करते हो तो आपका 50 to 70% कोड रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कोर डेटा आपके लिए हैंडल करता है. द वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट कोर डेटा इज हाउ इट मैनेजेस रिलेशनशिप्स. आने वाले सेशंस में जब हम रिलेशनशिप के बारे में सीखेंगे तब आई विल क्लैरिफाई एंड स्पीक मोर ऑन द टर्म ऑब्जेक्ट ग्राफ. बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन द बेसिक ऑफ कोर डेटा. लेट्स बिगिन द सेशन विद एन एग्जांपल. जब भी आप कोई नई भाषा सीखते हो, जैसे मान लो आपको मराठी सीखना है, तो उस भाषा के कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक्स होता है और एक स्पेसिफिक ग्रामर होता है विच यू नीड टू फॉलो. उसी तरीके से जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क सीखते हो तब उसके भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स और वोकैबुलरी होती है, और एक बार वो रूल्स हमारी समझ में आ गए तो वी कैन प्ले विद देम एंड डू एनीथिंग. आज के सेशन में मेरा फोकस कोर डेटा के इन 3 क्लासेस पे होगा बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमारा इंटरेक्शन इन 3 क्लासेस से ही होता है. देयर इज वन मोर क्लास बट उसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे. लेट्स बिगिन विद NS मैनेज ऑब्जेक्ट क्लास.
द फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैनेज ऑब्जेक्ट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एन एंटिटी। डेटाबेस में हर एक रिकॉर्ड का एक स्पेसिफिक टेबल होता है, जैसे एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स विल ओनली बी स्टोर्ड इन एम्प्लॉय टेबल। दिस टेबल्स आर मेड अप ऑफ एंटिटी, इन दिस केस एम्प्लॉय एंटिटी टू बी वेरी स्पेसिफिक। बट ये एंटिटी होता क्या है? जो हम मॉडल्स बनाते हैं, इन दिस केस वी हैव एन एम्प्लॉय मॉडल। इन मॉडल्स को डेटाबेस की लैंग्वेज में एंटिटी बोलते हैं। और क्योंकि मॉडल्स हैव प्रॉपर्टीज, in this example for employees we have three properties which are name, id and address. इन प्रॉपर्टीज को डेटाबेस की भाषा में एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। जस्ट लाइक इंग्लिश में हम फूड बोलते हैं और हिंदी में खाना और मराठी में जेवन, इन सबका मीनिंग सेम है, बट लैंग्वेजेस की वजह से आप इन्हें अलग नाम से बुलाते हो। सो लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट अवर फर्स्ट एंटिटी इन कोर डेटा। सो लेट मी स्विच टू एक्सकोड। आई एम गोइंग टू क्रिएट ए सिंगल व्यू ऐप। आई विल नेम इट एज कोर डेटा डेमो। और क्योंकि हम कोर डेटा यूज कर रहे हैं, सो देयर इज अ स्मॉल चेकबॉक्स ओवर हियर which says use core data, so I'm just going to tick it. Next, create। जो एप्लीकेशन क्रिएट हुआ है वो एक रेगुलर एप्लीकेशन की तरह दिखता है, बट क्योंकि हमने इस एप्लीकेशन को क्रिएट करते टाइम यूज कोर डेटा के चेकबॉक्स पे चेक किया था, सो वी हैव अ न्यू फाइल ओवर हियर विच सेज एक्सी डेटा मॉडल। और इस फाइल में आप एंटिटीज बनाओगे। सो लेट अस क्विकली डू दैट। वी आर गोइंग टू क्रिएट द एंटिटी विद द हेल्प ऑफ दिस बटन विच इज ऐड एंटिटी, एंड ओवर हियर यू कैन सी वी हैव द एंटिटी। आई विल नेम इट टू एम्प्लॉय। और जैसा हमने सीखा कि एवरी एंटिटी हैज एन एट्रीब्यूट, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एट्रीब्यूट। आई विल कॉल इट नेम, और इसका जो डेटा टाइप है इट इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग। अभी के लिए हम लोग हमारे एंटिटी में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट रखेंगे। ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव समथिंग कॉल्ड एज द डेटा मॉडल इंस्पेक्टर, एंड ओवर हियर यू हैव अ small property called as code gen, which is code generation, which is set to class definition. So we'll change it from class definition to manual, and why we are doing this will be explained in few minutes. अब एंटिटी क्या है ये समझ लिया। अब बात करते हैं एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में। एज वी नो, स्विफ्ट में हर एक क्लास का एक बेस क्लास होता है विच इज एनएस ऑब्जेक्ट। उसी तरह कोर डेटा की दुनिया में भी हर एक एंटिटी का बेस क्लास होता है विच इज एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट, जो आपकी एंटिटीज को मैनेज करता है। जो भी एंटिटी आप यूज करोगे इन कोर डेटा, इट इनहेरिट्स फ्रॉम एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट। अगर ये एक सिंपल डेमो होता और मुझे मॉडल बनाना होता तो मैं प्रोजेक्ट नेविगेटर में जाके राइट क्लिक करता और एक न्यू फाइल क्रिएट करता, बट दिस इज कोर डेटा एंटिटी। So we will let Xcode create the manage object subclass for us, and to do that you have to select editor, you have to click on create ns manage object subclass, we'll say next। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंटिटी हमने क्रिएट किया है which is employee, the same is being reflected over here। just make sure ये जो चेकबॉक्स है it is selected, next। and by default Xcode जो है it selects the Xcode project group। तो यहाँ पे I'm just going to select the core data demo, create। सो एक्सकोड ने यहाँ पे हमारे लिए दो फाइल्स क्रिएट किए। वन इज द एम्प्लॉय कोर डेटा क्लास एंड द अदर इज एम्प्लॉय कोर डेटा प्रॉपर्टी। लेट अस एक्सप्लोर द कोर डेटा क्लास फर्स्ट। सो लेट मी क्रिएट सम स्पेस। और ओवर हियर यू कैन सी कि जो एक्सकोड है उसने सिर्फ एक एम्प्टी क्लास बनाया हुआ है यहाँ पे, एंड दिस क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट। सो लेट अस एक्सप्लोर प्रॉपर्टीज नाउ। इन द केस ऑफ प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो कि देर इज मोर कोड। देर इज समथिंग कॉल्ड एज एनएच फेच रिक्वेस्ट, जो हम थोड़ी मिनट में जानेंगे कि एनएच फेच रिक्वेस्ट होता क्या है। एंड ओवर हियर वी हैव अवर एट्रीब्यूट विच इज नेम वी क्रिएटेड। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नेम है इट इज हैविंग ए एट्रीब्यूट विच इज एनएस मैनेज्ड, एंड ओवर हियर यू सी दैट द नेम इज एक्चुअली एन ऑप्शनल स्ट्रिंग। और ये ऑप्शनल इसलिए है बिकॉज लेट मी शो दैट टू यू। बाई डिफॉल्ट आप जब भी एट्रीब्यूट क्रिएट करते हो तो जो एक्सकोड है वो उसे बाई डिफॉल्ट ऑप्शनल मार्क कर देता है, एंड दैट इज द ओनली रीजन वाई यू आर हैविंग दिस नेम एट्रीब्यूट एज ऑप्शनल स्ट्रिंग। Let's talk about NS Manage Object Context class. For further reference, मैं इस क्लास को एज अ कॉन्टेक्स्ट रेफर करूंगा। So whenever I'm saying context, I'm referring to NS Manage Object Context class. Context class को अगर आप ध्यान से देखो तो you have NS Manage Object over here, and this is because in Core Data Application आपकी एंटिटीज में आप जो भी चेंजेस करोगे ये कॉन्टेक्स्ट उस एंटिटी के चेंजेस को सेव करने का काम करता है। कॉन्टेक्स्ट आपके एप्लीकेशन की सारे एंटिटीज को मैनेज करता है, एंड नॉट जस्ट वन। कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए भी आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, एंड द रीजन फॉर दैट इज जब आप कोर डेटा सेलेक्ट करते हो तो एक्सकोड कुछ बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर देते हैं, यानी कि कुछ एक डिफॉल्ट कोड ऐड करता है वो ऐप डेलीगेट में। सो लेट मी स्विच ओवर हियर। नॉर्मली अगर आप एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो यू विल नेवर सी लाइक समथिंग कॉल्ड एज सेव कॉन्टेक्स्ट, या फिर ओवर हियर यू हैव समथिंग कॉल्ड एज द persistent कंटेनर। बट क्योंकि हमने कोर डेटा सेलेक्ट किया है, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू गेट सम बॉयलर प्लेट कोड इन द ऐप डेलीगेट। एंड यू लुक एट ओवर हियर, यहाँ पे वी हैव persistent कंटेनर विच इज हैविंग ए प्रॉपर्टी कॉल्ड एज व्यू कॉन्टेक्स्ट, एंड दिस is nothing but the object of NS Manage Object Context। मजे की बात यह है कि आज के सेशन में पूरा कोड एक्सकोड ही कर रहा है और मैंने अभी तक कोई कोड नहीं लिखा है। सो लेट अस मूव टू persistent container। लेट मी गेट rid of this,
and let me select the persistent container. Persistent container class is responsible for creating and managing the core data stack. Core data यूज करने से पहले there is some basic management work that is done by the persistent container. और ये persistent container एक view context का object create करता है जिसे हम एक property के through access करते हैं, which you have already seen in this method, which is this guy. So that was all about the three important classes in core data. Now finally अब मेरी बारी है कोड करने की. If you have already used core data या फिर आपने कोई वीडियो ट्यूटोरियल या ब्लॉग देखा है core data पे, तो वन थिंग यू मे हैव सीन इज हर जगह ऐप डेलीगेट का रेफरेंस शेयर होता है टू एक्सेस दिस व्यू कॉन्टेक्स्ट ओवर हियर. प्रोग्रामिंग की खास बात यह है कि कोड को आप हमेशा इंप्रूव कर सकते हो, एंड इसीलिए आज के सेशन में हम एक बेटर अप्रोच यूज करेंगे देन शेयरिंग दी ऐप डेलीगेट रेफरेंस. हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए जो ऐप डेलीगेट में है, एंड ऐप डेलीगेट में कॉन्टेक्स्ट के अलावा आपके एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल मेथड्स भी हैं. तो मैं इन लाइफ साइकिल मेथड्स को छूना नहीं चाहता. बहुत से डेवलपर्स ऐप डेलीगेट में ग्लोबल वेरिएबल्स भी शेयर करते हैं, विच आई बिलीव शुड नॉट बी डन बिकॉज देर आर बेटर वेज फॉर शेयरिंग ग्लोबल वेरिएबल्स. मैं पर्सनली ये मानता हूं कि अगर कोई क्लास लाइफ साइकिल इवेंट मैनेज कर रहा है तो उसको मत छेड़ो. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है विच इज कॉल्ड एज इंटेंसिव केयर यूनिट और आईसीयू. उसकी मशीन्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता. कुछ क्रिएटिव लोग बोलेंगे अरे आईसीयू भी तो एक रूम ही है, क्या फर्क पड़ता है, घुसो बिंदास छेड़ो मशीन्स को. वट विल हैपन व्हेन अ नॉर्मल पर्सन डज दैट? ऑब्वियसली जो इंसान लाइफ सपोर्ट पे वो मर जाएगा. इसलिए आईसीयू में हॉस्पिटल वाले किसी को आने नहीं देते बिकॉज इट इज टू रिस्की. आईसीयू की मशीन्स को भी आप जनरल वार्ड में कभी नहीं देखोगे. मैं ऐप डेलीगेट को मेरे एप्लीकेशन का आईसीयू मशीन मानता हूँ, और इसी वजह से मैं मेरे व्यू कंट्रोलर्स में ऐप डेलीगेट का रेफरेंस पास नहीं करना चाहता. तो अब सवाल ये आता है कि बिना ऐप डेलीगेट का रेफरेंस शेयर किए ये कैसे होगा? वेल, इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल. So what I'm going to do over here is I'm going to create a new file. Next, and I'm going to call this as persistent storage. This is actually going to be a class named persistent storage, and over here I'm going to import the core data module. और अभी जो ऐप डेलीगेट में जो बॉयलर प्लेट कोड है उसे मैं कट पेस्ट करूँगा. So let me scroll up a little. I'll cut this and I will paste it over here. और ये जो comments हैं, what I'm going to do, I'm going to get rid of the comments. So, yep, there's that. और यहाँ पे जो comments है इसे भी निकाल देते हैं. I think now we are good. So right now I'll just go ahead and mark this class as final, and I am going to have a private init function, and I will create a static let shared variable that is going to be persistent storage. So let me scroll down below, or over here, since we need this view context, so what I'm going to do, I am going to create a lazy variable named context is equals to, let me copy this and let me paste it over here. और क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट और ये कॉन्टेक्स्ट दोनों सेम व्यू कॉन्टेक्स्ट को रेफर कर रहे हैं, लेट मी गेट रिड ऑफ दिस. दैट्स इट. नॉर्मली जहाँ पे आप ऐप डेलीगेट का रेफरेंस शेयर करते थे, सो ओवर हियर व्हाट आई हैव डिड इज, यहाँ पे मैंने एक अलग से फाइनल शेयर्ड क्लास बनाया जिसे मैं यूज़ करूँगा. इस क्लास में 80% कोड मैंने ऐप डेलीगेट से कॉपी पेस्ट किया है और एक शेयर्ड फाइनल क्लास में ऐड कर दिया है. द पैटर्न आई एम यूजिंग ओवर हियर इज अ सिंगलटन पैटर्न. अगर आपको ये कोडिंग पैटर्न पसंद है जहाँ आप ऐप डेलीगेट को शेयर नहीं करके हम एक शेयर्ड फाइनल क्लास यूज कर रहे हैं, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. सो वी हैव गॉट एन एरर, सो लेट अस सी व्हाट दैट इज. दिस इज एग्जैक्टली द सेम कोड जो आपने बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स या फिर ब्लॉग्स पे देखा होगा, जहाँ पे हो क्या रहा है कि ऐप डेलीगेट का इंस्टेंस शेयर किया जा रहा है टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर फंक्शन. एंड द रीजन वाई यू आर गेटिंग दिस एरर ओवर हियर इज बिकॉज हम लोगों ने ये जो सेव कॉन्टेक्स्ट नाम का फंक्शन है उसे मूव कर दिया है टू अवर फाइनल क्लास. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस कोड इज कि इफ आई जस्ट गो अहेड एंड रिमूव दिस सेव कॉन्टेक्स्ट, I can easily access my life cycle functions. And I think अगर आपका कोई भी क्लास एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी यूज नहीं कर रहा है तो उसे अननेसेसरी का फंक्शन फीड मत करो. सो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, लेट मी गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस. सो ओवर हियर आई एम गोइंग टू यूज द persistent storage shared and the save context. Now this is more neat and clean क्योंकि मैं मेरे क्लास को अभी कोई अनवांटेड फंक्शनैलिटी फीड नहीं कर रहा हूँ. मैं मेरे क्लास को सिर्फ वही फीड कर रहा हूँ जिसकी उसे ज़रूरत है. Now let us move to view controller, and over here let me create some space. I'm going to create a function, create employee. Let me scroll up. Employee is equals to
वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्टेक्स्ट ओवर हियर जो हमारे persistent स्टोरेज में है, कॉन्टेक्स्ट एंड एम्प्लॉय डॉट नेम इज इक्वल्स टू रवि। एंड क्योंकि अभी फिलहाल हमने हमारे एंटिटी में चेंजेस किए एंड वी नो दैट अगर आपने एंटिटी में चेंजेस किए तो उसे आपको सेव करना पड़ता है, सो वी विल सेव द चेंजेस मेड टू अवर एंटिटीज बाय यूजिंग द persistent storage save context function. And right now I'll call this create employee inside my view.load. Now let me run the application. So as you can see अभी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरा ये जो रिकॉर्ड है वो सेव हुआ है या नहीं हुआ है. So I'm going to create one more function which is going to be function fetch employee, and over here I'm going to use result is equals to persistent storage shared. मैं मेरे कॉन्टेक्स्ट को ये बोलूँगा कि मुझे कुछ रिकॉर्ड फेच करना है एंड मुझे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड फेच करने हैं. So we have got an error over here. Let us see what that error is. Call can throw. So this particular piece of code can actually throw an exception. So we will be encapsulating this inside a do try catch. Let me cut this, paste it over here and add a try. Let error debug print, and this is going to be the error. Let me add some spaces. Okay. So if you try to go ahead and use this result, तो ये जो result है it is actually a collection of any, लेकिन हम लोग को collection of any नहीं चाहिए. We want collection of employee. So what we have to do is we have to convert this result which is a collection of any to a collection of employee, and to do that I will be using the guard statement, a collection of employee else return. और यहाँ पे मुझे जो भी रिजल्ट इसमें कैप्चर होगा उसे मुझे कंसोल पे प्रिंट करना है. सो आई विल बी यूजिंग द फॉर ईच फॉर दिस debug print 0.name. And right now what I'm going to do is I will comment this create employee and I will call fetch employee. Now let me run the application. So as you can see हमारे कंसोल पे रवि प्रिंट हुआ है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी ये है कि जो कोर डेटा है इसने ये रवि कहाँ से कहाँ पे सेव किया, कहाँ से फेच किया, एंड नॉट ओनली दैट देयर माइट बी वन मोर क्वेश्चन कि ये फेच रिक्वेस्ट कहाँ से है. सो इफ़ यू रिमेंबर जब हमने कोर डेटा प्रॉपर्टीज क्रिएट की थी तो ओवर हियर एक्सकोड ने हमारे लिए एक फंक्शन क्रिएट किया था विच इज़ फेच रिक्वेस्ट, एंड वी आर यूजिंग दिस फंक्शन टू फेच द एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स. नाउ लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन कि जो कोर डेटा है उसने रिकॉर्ड्स कहाँ पे सेव किए, कहाँ पे फेच किया, एंड फॉर दैट वी नीड टू राइट सम पीस ऑफ कोड. So let me stop the application, and over here I would say let path is equals to file manager default URL, and I'm going to say document directory user domain mask debug print path 0. So let me run the application once again. And over here we have the document directory path, so I will just go ahead and copy this. So as you can see यहाँ पे documents में कुछ नहीं है फिलहाल. हम लोग इस particular application के document directory में, and this is the spot where आपका iOS application आपके application related file save करता है. So over here documents is empty, but if you go to library you have something called as application support, and over here you can see there is a file called as core data demo.sqlite. So we're going to open this file, and for that I am going to use the DB browser for SQLite, and I will just go ahead and drag and drop this thing. So over here you can see you have a table named employee, and this is the place जहाँ पे आपका रिकॉर्ड सेव हुआ है, जहाँ से कोर डेटा ने आपका रिकॉर्ड फेच किया हुआ है. अब एक और सवाल ये हो सकता है कि ये core data.sqlite फाइल बना कैसे. So for that let me stop the application and let me switch to the persistent storage. Persistent कंटेनर जब कोर डेटा का स्टैक इनिशियलाइज करता है तब इट क्रिएट्स अ कंटेनर विद द सेम नेम एज योर प्रोजेक्ट, और ये जो कंटेनर क्रिएट करता है इट इज अ SQLite फाइल लिविंग इनसाइड द एप्लीकेशन सपोर्ट फोल्डर. एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, ये जो भी कोड है यहाँ पे ये मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने ऐप डेलीगेट से कॉपी पेस्ट किया है. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोर डेटा जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है इंटरनली विदाउट अस हैविंग टू राइट एनी कोड.
अब क्योंकि हमें कोड डेटा का एक बेसिक आइडिया आ गया, लेट मी रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन विच वाज कि रवि तूने यहाँ पे एक्सी डेटा मॉडल में कोड जेन को मैनुअल नन क्यों किया फ्रॉम क्लास डेफिनेशन. So let me do one thing. Let me change it to class definition, which is the default code generation style. And what I'm going to do is I am going to delete these two files. And I'm going to build the application. So as you can see, we have got build succeeded. But really हम लोगों ने तो अभी भी वो दोनों फाइल्स डिलीट की थी. और मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि क्योंकि हमने फाइल्स डिलीट किया तो मुझे कुछ एरर आना चाहिए, बिकॉज इन द व्यू कंट्रोलर वी आर एक्चुअली यूजिंग दिस एम्प्लॉय क्लास. बट एज यू कैन सी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है. सो लेट मी राइट क्लिक दिस एंड जंप टू डेफिनेशन. एंड ओवर हियर यू कैन सी अभी जो स्टेटमेंट है ये ऐसा आया है कि दिस फाइल वॉज ऑटोमेटिकली जनरेटेड एंड शुड नॉट बी एडिटेड. सो लेट मी सी वेयर दिस फाइल इज, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में तो ऐसा फाइल अभी है नहीं. सो आई विल नेविगेट, शो इन फाइंडर. सो ओवर हियर वी हैव दिस टू फाइल्स, लेकिन एग्जैक्टली ये है कहाँ पे? So let me see where this guy is. So it is buried very deep inside the derived data folder. So जब भी आप क्लास like code generation style class definition select करते हो तो what happens is कि जो core data की files हैं, which is these two files, core data class and the core data properties, ये दोनों आपके derived data folder में save होते हैं, which is like buried way deep inside folders. So I think a better way to do this is just keep it, rather than class definition, I would rather keep it manual none, because this way I have complete control over the code. मैं ये नहीं चाहता कि अगर मैं class definition select करूँ और Xcode मेरे लिए वो files generate करे, it might happen that I may land up into some issues. So इसीलिए for better for better control over my code, जो कोड जनरेशन की सेटिंग्स है आई कीप इट टू मैनुअल नन रादर देन द डिफॉल्ट विच इज क्लास डेफिनेशन. ये एक इंट्रोडक्शन सेशन था फॉर कोर डेटा. इस सेशन को मैं बहुत ही बेसिक रखना चाहता था बाय जस्ट शोइंग सम वेरी सिंपल ऑपरेशंस. अगले वीडियो में विल बी कवरिंग सम मोर ग्राउंड्स विद कोर डेटा. विल बी लर्निंग ऑपरेशंस लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, जिसे CRUD ऑपरेशंस भी कहा जाता है, अलॉन्ग विथ राइटिंग क्लीन कोड फॉर योर ऑपरेशंस. आई नो बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में विथ रिगार्ड्स टू व्हाट वी लर्न टुडे. आपके सवाल आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो. माय ईमेल आईडी इज codecat15@gmail.com. If you like this video, then please give a thumbs up, and if you're new to the channel, then please subscribe. That being said, thank you so much for watching this. Have a nice day and happy encoding. Bye bye.